मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण, धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार, बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाए, चलो करें हम वृक्ष रोपण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। हिंदू संगठन के विकास कुमार खरे से अभद्रता करने वाले गोहलपुर थाना प्रभारी आर.के. गौतम के द्वारा गाली गलौज और अभद्रता किए जाने के विरोध में निलंबन की मांग की गई है। उस पर दबाव डाल के टीआई साहब कह रहे कि तुम चले जाओ, मुसलमान लड़की के साथ चले जाओ। लड़की नहीं जाना चाह रही। इसमें बाद में वीडियो बनवाया हम लोगों को, हम लोगों के पास वीडियो भेजा है कि भैया हम नहीं जाना चाहते हैं। वो लड़का हमको बार-बार लड़की माँ के पास चली गई अपनी। बीते 2 दिन पहले एक लव जिहाद से प्रताड़ित युवती की शिकायत लेकर हिंदूवादी संगठन के संयोजक विकास खरे युवती के परिजन और कार्यकर्ताओं के साथ गोहलपुर थाने पहुंचे। थाना प्रभारी के द्वारा युवती पर युवक के साथ जाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस पर संगठन ने नाराजगी जताई। इस पर थाना प्रभारी के द्वारा संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज की गई। इसका विरोध आज आईजी साहब को ज्ञापन सौंपकर किया गया और मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से टीआई गोहलपुर को निलंबित करें, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ज्ञापन में विकास कुमार खरे, भूरा पहलवान, विजय प्रजापति, गणेश सोंधिया, अभय श्रीवास्तव, अरविंद सोंधिया, अनुशंकर सोनकर, शिपू सोनकर, योगेश नेचलानी, योगी आदि उपस्थित थे। आज हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है। 2 दिन पूर्व हमारे साथ गोहलपुर थाना प्रभारी द्वारा लव जिहाद की एक शिकायत लेके हम उनके पास गए थे। गोहलपुर टीआई द्वारा हम लोगों के साथ गाली गलौज की गई और अभद्रता की गई है। टीआई साहब बार बार दबाव डाल रहे थे वो लड़की को कि वो लड़के के साथ वापस चली जाए, पर हम हिंदू संगठन ने ऐसा होने नहीं दिया है। टीआई साहब द्वारा बहुत गंदी गालियाँ हिंदू संगठनों को दी गई है, हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को दी गई है। हमने आज आईजी साहब से मांग की कि उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। ये तानाशाही नहीं चलेगी जबलपुर शहर के हिंदू संगठनों के साथ। विकास कुमार खरे, धर्म रक्षा समिति, जय श्री राम। आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि कोरोना की इस जंग में जिस टीके के लिए जद्दोजहद चल रही है, उस टीके को लगाने के लिए बनाने वाली सिरिंज और नीडल जोधपुर में बन रही हैं। ये पूरी खबर देखने के बाद आपको गर्व होगा इस फैक्ट्री पर और खुद पर कि इस कोरोना की जंग में जोधपुर के लोग भी दुनिया को बचाने में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं और यहाँ पर बनाई गई 5.93 करोड़ नीडल से अब तक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। जोधपुर में कंपनी के सेल्स हेड संदीप भंडारी ने बताया कि अब तक करीब 5.93 करोड़ सिरिंज नीडल्स सरकार को सौंपी जा चुकी हैं। वहीं 25 करोड़ से अधिक के ऑर्डर पेंडिंग हैं। इसके अलावा ब्रिटेन से 3 करोड़ और डोमिनिका से 30 लाख सिरिंज और नीडल्स का ऑर्डर है। इनमें से डोमिनिका को 7 लाख सिरिंज भेजी जा चुकी हैं। ब्रिटेन को करीब 12 लाख सिरिंज की पहली खेप इसी सप्ताह रवाना कर रहे हैं। कुछ और देशों से ऑर्डर हैं। भंडारी ने बताया कि भारत में दिसंबर से अब तक 5.93 करोड़ सिरिंज दे चुके हैं। अक्टूबर में 5.22 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर मिला था। इसकी आपूर्ति हमने फरवरी से शुरू कर दी थी। ये ऑर्डर जून तक पूरा हो जाएगा। दिसंबर में हमें 4.23 करोड़ सिरिंज का नया ऑर्डर मिला है। भंडारी ने बताया कि अभी तक हमारी उत्पादन क्षमता 4 करोड़ सिरिंज प्रति माह की है। जुलाई से इसे बढ़ाकर 6 करोड़ किया जाएगा। यूरोप के कुछ देशों, दक्षिण कोरिया, ब्राजील से भी सिरिंज सप्लाई पर बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। हमें वहां से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि गर्व करने वाली बात यह है कि दुनिया को बचाने की इस जंग में हम जोधपुर के लोग भी पीछे नहीं हैं और देश दुनिया में बनी यहाँ पर सिरिंज और नीडल भेज रहे हैं। बताएं सर, कब से संस्थान काम कर रही है और किस तरह जो है कोरोना काल में अब काम चल रहा है? हम इस्कॉन सर्जिकल्स लिमिटेड 1993 से मेडिकल डिवाइसेस फील्ड में हैं और कोरोना के लिए वैक्सीनेशन सिरिंजेस और रूटीन वैक्सीनेशन के लिए भी हम लोग सिरिंजेस बनाते हैं। वैक्सीनेशन सिरिंज के अलावा हम जो है लॉर्ड एड स्पेस सिरिंजेस जो पर्टिकुलरली अभी हमने कोरोना काल में डेवलप की है, ताकि यदि कोई इमरजेंसी हो जाए और किसी कारण से ऑटो डिसेबल सिरिंजेस अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस के अंदर आप लॉर्ड एड स्पेस से भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं और सभी को उससे फायदा मिलेगा। जो है उत्पादन चल रहा है, पहले कितना उत्पादन था और अब कैसे चल रहा है? पहले दिसंबर तक हम लोग तकरीबन 4 करोड़ सिरिंजेस उत्पादन करते थे महीने का, जिसमें से 2 करोड़ एडी सिरिंजेस जो वैक्सीनेशन के लिए काम आती थी और 2 करोड़ जो नॉर्मल सिरिंजेस हैं वो बनाते थे। पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रेशर और ऑर्डर्स की स्थिति देखते हुए हम लोगों ने इसमें अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करा और करीब अब हम 4 से 6 करोड़ सिरिंजेस पर मंथ पे आ चुके हैं। और
सब चीज़ें देखते हुए, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी, तो हम लोगों ने इन हाउस ही सब कुछ मशीनें डेवलप की, मोल्ड डेवलप किए और अब कोशिश करके अगले महीने तक 6 करोड़ सिलेंडर्स पर मंथ तक हम लोग क्षमता पे आ जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही मिशन ग्रीन नौगांव ने वृक्षारोपण कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके सफलतम 2 वर्ष पूरे होने पर नगर के टीबी अस्पताल कोविड-19 वार्ड के सामने भी श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के सौजन्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर मिशन ग्रीन नौगांव की टीम ने पौधारोपण कर और पर्यावरण की रक्षा कर रहे पर्यावरण प्रेमियों को सम्मानित कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। नगर में बढ़ते तापमान, गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए शहर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद मिशन ग्रीन नौगांव की टीम ने नगर में 2 वर्ष में 5000 से अधिक वृक्ष अनेकों अवसर पर रोपित किए हैं, जिसमें जन्मदिन, शादी की सालगिरह, पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर सहयोग राशि लेकर ट्री गार्ड के साथ वृक्ष लगाए गए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्री सूरज हीरा फाउंडेशन महासाणा गुजरात की ओर से टीबी अस्पताल के कोविड केयर सेंटर के सामने नीम, पीपल, परिजात, गुमोहर और शीशम, बरगद, अशोक, कंची, पाखड़ के साथ कई वैरायटी के 21 पौधे ट्री गार्ड के साथ पर्यावरण दिवस पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि सभी पर्यावरण प्रेमी को सूरज हीरा फाउंडेशन की ओर से शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया और जो निरंतर 2 वर्षों से मिशन ग्रीन टीम की मदद करते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से लेकर मिशन ग्रीन टीम के द्वारा नगर में लगभग 5000 से अधिक वृक्ष रोपित कर दिए गए हैं। इनमें लगभग 95% से अधिक जीवित अवस्था में हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सुबह से लेकर शाम तक वृक्षारोपण किया जाना है। इसमें 51 वृक्ष बागेश्वर धाम कार्यालय नौगांव में लगाए जाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, चूँकि उसकी पहले तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मिशन ग्रीन नौगांव के द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज सुबह से लेकर शाम तक टोटल वृक्षारोपण चलेगा, जिसके तहत आज टीबी हॉस्पिटल में सूरज हीरा फाउंडेशन की ओर से 21 वृक्ष टीबी हॉस्पिटल परिसर में लगाए गए हैं। 7 वृक्ष धौर्रा में प्राथमिक विद्यालय में सनातन रावत जी और उनके स्टाफ के द्वारा लगाए जाने हैं और शाम 5 बजे बागेश्वर धाम कार्यालय में 51 वृक्ष रोपित किए जाएंगे। क्योंकि अभी देखा है कि कोविड का कोरोना इतना भयावह स्थिति थी, ऑक्सीजन से लोगों की जान जा रही है। लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरह हमारे लिए जल ही जीवन है बोलते हैं और वास्तविकता है, उसी तरह वृक्ष भी ऑक्सीजन देकर हमारी सांसों को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति को निवेदन है कि हर व्यक्ति एक एक वृक्ष जरूर लगाए। धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और यहाँ पे नौगांव में सूरज हीरा फाउंडेशन के तत्वाधान में मिशन ग्रीन के द्वारा टीबी हॉस्पिटल, जहाँ पे आईसीयू वार्ड नया बना हुआ है, वहाँ पे 21 पौधे लगाए गए हैं। अभी इनका जो प्रोग्राम है वो शाम तक और भी 50-60 पौधे लगाने का है। और ये इसके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को अगर हम बचाएंगे तभी हम बचेंगे, नहीं तो हम भी हम लोगों का अस्तित्व पर्यावरण पर ही निर्भर है। और पर्यावरण बचाने का एक ही उपाय है पौधे लगाना, और जैसा यहाँ पे हो रहा है बाकी जगह भी इसको फॉलो करना चाहिए। अभी आज काफ़ी लंबा शेड्यूल है मिशन ग्रीन द्वारा किए जा रहे वृक्षारोपण के लिए। अभी दिन में 12 बजे प्राथमिक शाला धौर्रा में 7 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है। उसके पश्चात शाम को 5 बजे श्री अशोक तिवारी जी के ज़मीन पर लगभग 51 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाना है। तो लगभग आप ये मानिए कि 101 से अधिक वृक्ष हम लोग आज रोपित करेंगे। जांजगीर चांपा जिले के हसोद के सोन नदी में स्टाफ डैम निर्माण का काम चल रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। इस निर्माण का उद्देश्य सोन नदी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन संबंधित ठेकेदार के द्वारा नदी को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। निर्माण के लिए रेत रॉयल्टी से खरीदने के बजाय जेसीबी लगवाकर सोन नदी से ही जगह जगह खनन कर रेत डंप किया जा रहा है। इससे राजस्व की भारी नुकसान हो रही है।
हथसौद से गुजरने वाली इस नदी पर जहां डैम का निर्माण हो रहा है, आज भी क्षेत्र के बहुत से लोगों के द्वारा वहां नहाने का उपयोग किया जाता है। इससे इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे करके रेत निकालने से हादसा होने का खतरा बढ़ रहा है। कुछ माह पहले भी एक ऐसे ही गड्ढे में डूबने से एक युवक की मौत हो चुकी है। जब संबंधित मुंशी से इस मामले पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि शासकीय काम है, ये कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन इस मामले की जानकारी जब हसोद तहसीलदार कमल किशोर पाटनवर को हुई तो उनके द्वारा तत्काल मौके पर जाकर जांच की गई। उसमें वहां उपस्थित मुंशी ने किसी प्रकार की रेत खनन की अनुमति नहीं होने की बात कही है, जिस पर उपयोग किए जा रहे जेसीबी और डंप किए गए रेत को तहसीलदार के द्वारा जब्त किया गया। जैसे शिकायत हो रहा था रेत अवैध खनन किया जा रहा है सोन नदी के किनारे, उसी तारतम्य में हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान एक चेक स्टाफ डैम बन रहा था, वहां पर सोन नदी के किनारे से चैन माउंटिंग मशीन के द्वारा रेत अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा था, जिसके बारे में हमने पूछा कि इसका दस्तावेज लीगल दस्तावेज है कि नहीं, तो उनके द्वारा कोई लीगल दस्तावेज नहीं दिखाया गया, जिसके कारण उसको जब्त कर मौके में ही जब्त कर उन्हीं के सुपुर्द किया गया। और उसी मौके में लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर रेत डंप मिला, उसको भी जब्त करके उन्हीं के सुपुर्द किया गया। तो उसी तारतम्य में एक हॉस्टल बन रहा है इधर सोन नदी के किनारे, वहाँ पर भी एक जेसीबी के द्वारा 2 ट्रैक्टर में रेत परिवहन कराया जा रहा था, उसके बारे में भी दस्तावेज मांगा गया, तो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उसको भी मौके में जब्त करके थाने के सुपुर्द कर दिया गया। आज पुलिस लाइन में बनाए गए 27 बेड के अस्पताल का पुलिस महानिरीक्षक केपी सिंह वेंकटेश्वर राम ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसमें सभी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ ही कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस अस्पताल को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बनाया गया है। इसमें जहां पुलिस जवान कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें यहां पर भर्ती कराया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में देखा जा रहा था कि फील्ड में ड्यूटी करने वाले पुलिस जवान अधिकारी कर्मचारी को कोरोना से संक्रमित होने पर इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। इसको देखते हुए पुलिस लाइन में ये 27 बेड का अस्पताल बनाया गया है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की व्यवस्था है। वहीं बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है, जिसके चलते पुलिस जवान जंगलों में सर्चिंग करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उनका भी इलाज इस अस्पताल में किया जाएगा। वहीं बालाघाट कलेक्टर ने भी बनाए गए इस अस्पताल की तारीफ की है और बताया कि दूसरी लहर में बहुत से पुलिस जवान कोरोना की चपेट में आ गए थे, इसके चलते उन्हें इलाज के लिए भटकना पड़ा था, लेकिन जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसको देखते हुए पुलिस के द्वारा बनाया गया यह अस्पताल अच्छी पहल है। देखिए, कोविड की जब दूसरी लहर आई थी तब ये समस्या हर जगह देखने को मिली थी कि पर्याप्त बिस्तरों की उपलब्धता नहीं थी और मुख्यतः पर्याप्त ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता नहीं थी। तो उसी क्योंकि पुलिस के हमारे कई सारे साथी जो थे वो ड्यूटी करते हुए संक्रमित हुए थे और इलाज के लिए कई बार समस्या आई, तो इससे जैसे जैसे कैपेसिटी अपने को बढ़ानी है जिले की, तो उसमें एक पुलिस ने अपना एक अपना खुद का अस्पताल बनाया है। बड़ा अच्छा प्रयास है ये कुल मिलाकर के ये अपनी ओवरऑल जिले की कैपेसिटी में, अपने ओवरऑल जिले की क्षमता वृद्धि में सहायक है। प्रशासन क्या सहयोग करेगा? ये सारा प्रशासन और पुलिस के सहयोग से सारे डॉक्टर्स जो हैं वो विजिट करेंगे। अभी भी डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर्स के ही मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया जिससे कि प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके। CMHO और सिविल सर्जन दोनों ही इसको निरंतर देख रहे हैं और आगे भी जब भी आवश्यकता होगी देखते रहेंगे। सर, एक प्रश्न था कि जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, अपने यहाँ जिले में किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, क्या सुविधा होगी? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि ये भी जो हम लोगों ने अभी किया ये तीसरी लहर के ही एक हिस्सा है। जैसा कि अब तीसरी लहर में हमको ये समस्या कम से कम ना आए कि ऑक्सीजन बेड्स की कमी है या कि अन्य प्रकार की कमियाँ हैं, तो वो कमियों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, जैसा अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, तो एक जो हमारे ज़िले के जितने भी बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन जितने भी सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट सिस्टम में सभी की एक बार मीटिंग ली जा चुकी है। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें उन्होंने जो मशीन बताई थी वो मशीनों के प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। कुछ दवाइयाँ उन्होंने बताई, दवाइयाँ प्रोक्योर तो अभी नहीं कही हैं, लेकिन दवाइयों के बारे में ये पता कर लिया कि दवाइयाँ कब कब कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये प्रयास चल रहे हैं। पीडियाट्रिक ICU एक बन रहा है अभी जिला अस्पताल में, बच्चों का ICU नहीं है, तो एक नया ICU जो सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा, 15 बेड का, जिन बच्चों के अनुसार सुविधाएं उसमें होंगी, वो एक बनाया जा रहा है। और साथ ही
जो हमारा वर्तमान आईसीयू उसकी कैपेसिटी बढ़ा करके उसको 30 बेड का, मतलब एक आईसीयू 15 बेड का और बनाया जा रहा है। तो 30 बेड का आईसीयू सामान्य और 15 बेड का एक बच्चों का आईसीयू बनाया जा रहा है। बाकी पीडियाट्रिक वार्ड में भी ऑक्सीजन लाइन्स लगा करके ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। सर शहरी क्षेत्र की सुविधा है सर? बालाघाट पुलिस लाइन में पहली बार एक कोविड के लिए एक हॉस्पिटल स्थापित की गई है। ये पिछले 1 साल पैंडेमिक के दौरान हमारी पुलिसिंग की जो हमारी रणनीति स्ट्रैटेजी है वो किस तरह पुलिसिंग करना में उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। कई चीज़ हम लोग को सीखने को मिला है। और चूँकि पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर्स है, लगातार इस पैंडेमिक में उन्होंने कई कठिनाई फेस किया है। उन्होंने पिछले इस सेकेंड कोविड वेव में जो है हमारे 189 जवान जो है पॉजिटिव हुए थे, उसमें काफ़ी लोग अभी रिकवर हो रहे हैं। उन्हें काफ़ी उनको जो कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुआ है उनको फॉलोअप करने के लिए और आगे भी जो है नए केसेस आएंगे उसको हम बेहतर तरीके से उसको हैंडल करने के लिए 27 बेड का हॉस्पिटल जो है कलेक्टर साहब की दीपक कारिया जी ने उन्होंने काफ़ी हमको सहयोग किया है और हमारे एसपी साहब अभिषेक त्रिवेदी ने उन्होंने एक अच्छा पहल किया है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे के लिए हमारे कम से कम हमारे पुलिस जवान और उनके परिवार लोगों को तो तुरंत उनको यहाँ सुविधा उपलब्ध करेगी। और इसके अलावा हमारे CMHO साहब और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है और हमारे पुलिस डॉक्टर है, उन लोगों ने हमारे मिलकर उन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश करने में हमको काफ़ी सहयोग किया है। सर सुविधा है क्या? तो इसमें 7 बेड है, 7 बेड तो कॉन्सेंट्रेटर वाला है ऑक्सीजन का, इस 20 बेड तो जो ऑक्सीजन सप्लाई किया सिलेंडर्स वगैरह। सर डॉक्टरों की काफ़ी कमियाँ, ऐसे में क्रिटिकल केसेस के लिए क्या कुछ स्थिति रहेगी सर? बाहर से क्या डॉक्टर बुलाए जाएंगे क्या? फिलहाल तो हमारे पास एक MD मेडिसिन अभी एसपी साहब ने नियुक्त किया है और उनको मॉनिटर करेंगे। आप जैसे जानते हैं ज़िले में 700 ऑक्सीजन बेड्स है और हमें प्राइवेट हॉस्पिटल सब मिला के यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है ऑक्सीजन बेड वाला। जो ICU केसेस भी है साहब 45 के ICU बेड्स हैं यहाँ पे, ट्रीटमेंट तो हो रहा है। क्रिटिकल केसेस में हम जबलपुर तो भेज देंगे। जबलपुर में हमारे मेडिकल कॉलेज है, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। म्यूकोरमाइसिस केसेस भी बता रहे एक आया है, ब्लैक फंगस केसेस, वो भी हम रेफ़र कर रहे हैं। पर तो पिछले सेकेंड कोविड वेव में हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी 24 घंटा कठिन मेहनत किया है। जो हमारी कैपेसिटी जो कम थी उसको उन्होंने बढ़ा के 700 ऑक्सीजन बेड करवाया उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट अपना जो यूनिवर्सिटी जो SP यूनिवर्सिटी वालों को मिला के सबको उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग किया। ये बहुत बड़ी उन्होंने ऑलमोस्ट कलेक्टर साहब का नेतृत्व में ये क्राइसिस को अभी काफ़ी 200 केसेस थे, अब कम होते होते अभी जो आज तो 11 केसेस की रिपोर्टिंग हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में आने वाले ग्राम पंचायत मिसदा मंडी में 1000 धान की कट्टी जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। वहीं मंडी प्रभारी के द्वारा मंडी से धान की 1000 कट्टी अवैध रूप से सामुदायिक भवन में रखने पर कार्रवाई हुई है। सभी धान की कट्टी को धान मंडी प्रभारी दीपक जाहिरी ने मंडी से उठवाकर ग्राम पंचायत पंचरी के सामुदायिक भवन में चोरी से छिपा कर रखा था। इसकी सूचना ग्रामीणों ने प्रशासन को दी। मामले की गंभीरता से लेते हुए SDM और तहसीलदार की टीम ने मौके पर जाकर रेड कार्रवाई करते हुए सामुदायिक भवन पंचरी में रखे 1000 धान की कट्टी जब्त की है और ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा बनाकर जब्त करने की कार्रवाई की है। यहाँ जो मिसदा मंडी का धान है ना, वो बारिश की वजह से खराब हो जाने के संबंध में सेल्समैन दीपक जहीरे ने पचरी के सामुदायिक भवन में धान को रखे थे। जी और बताओ। जी, ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित जो सामुदायिक भवन है वहाँ पे धान खरीदी केंद्र मिसदा के धान को लाकर अवैध तरीके से रखा गया है, जिसमें 1000 कट्टियाँ धान है करके। उस संबंध में हम लोग कल भी आए थे, रात में कल जांच करके गए थे, यहाँ धान रखा पाया गया था। तो आज माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी महोदया और मैं तहसीलदार और कोऑपरेटिव से और फूड इंस्पेक्टर सभी हम लोग संयुक्त टीम राजस्व निरीक्षक पटवारी कोटवार की टीम के द्वारा यहाँ आज मौका जांच किए हैं। मौका जांच में पाया गया कि सामुदायिक भवन में लगभग 1000 कट्टी धान पड़ा हुआ है
और जो बिना किसी सूचना या अनुमति के यहाँ ला करके रखा गया धान। इन्होंने धान खरीदी केंद्र के जो खरीदी प्रभारी दीपक जाहिर उन्होंने बताया कि ये धान मिसदा सोसाइटी का है करके, और जो बरसात से ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लाकर रखे हैं। और बाकी पंचनामा एसडीएम मैडम और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी आज? जी अभी मध्य प्रदेश के शाजापुर के छोटा चौक बाजार में आज बिना आदेश के कपड़ा व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी। आपको बता दें कि शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने दुकानों को खोलने के अलग अलग दिन के आदेश जारी किए हैं, लेकिन फिर भी शुक्रवार को कपड़ा व्यवसाय की दुकानें बंद रखनी थी, लेकिन कपड़ा व्यवसायियों ने भी अपनी दुकानें बड़ी संख्या में खोल ली। जैसे इसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी तो प्रशासन दलबल के साथ छोटी चौक में पहुंच गए और व्यापारियों को समझाने लगे। व्यापारियों का कहना था कि कोरोना के चलते लगातार उनके व्यापार चौपट हो गए हैं, उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन तहसीलदार और कपड़ा व्यापारी की तीखी बहस शाजापुर के चौक बाजार में देखने को मिली, जहाँ पर कोविड के चलते प्रशासन लगातार बाजारों और अन्य जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहा है, लेकिन चौक बाजार में खुलेआम कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी हैं। तहसीलदार ने बताया कि आज व्यापारी संघ और प्रशासनिक अमले के साथ बैठक होगी, इसके बाद आगे का निर्णय लिया जा सकेगा। तहसीलदार पहुंचे और मौके पर व्यापारियों ने दुकानें बंद नहीं की थी। बात हो गई है कि उनकी एसडीएम साहब से बात हो गई कि व्यापारियों ने आधे दिन तो दुकान खोल दी, अब आधे दिन के लिए उन्हें परेशान मत करो, खोलने दो। कल शाम को 5 बजे प्रशासन से सारे व्यापारी महासंघ की मीटिंग है, उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा आगे की प्लानिंग वो कल शाम को करेंगे। आज व्यापारियों को दुकानें अपनी प्रतिष्ठान खोल दे, ट्रेन दो, अब उनको परेशान मत करो, ठीक है। लाइन के मान से 50% हमको कुछ दुकानों को खोलना है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम बैठ के बात कर रहे हैं। और कल सभी व्यापारियों की हमने शाम को बैठक भी बुलवाई है, उसमें आगामी सप्ताह के लिए और निर्णय हम करेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह धज्जियां उड़ी गई है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब बाजार खुला है और ग्राहक भी आ रहे हैं, उसका हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको हटवाएंगे। थैंक यू सर। किसानों के देशी केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा किसानों को खाद में बड़ी कीमतों पर सब्सिडी दिया गया। इसमें 1850 रुपए प्रति बोरी मिलने वाली डीएपी खाद अब 1200 रुपए प्रति बोरी मिलनी चाहिए, लेकिन कई सोसाइटियों में अभी भी 1850 रुपए में ही डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। किसानों के द्वारा भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री भैया खम्मन ताम्रकार जी को शिकायत मिली कि 1200 रुपए का डीएपी 1850 में दिया जा रहा है, जबकि गंडई, धोथा, लिमो और रगरा की सोसाइटियों में 1200 रुपए में दिया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर युवा नेता खम्मन ताम्रकार उदयपुर और पैलीमेटा सोसाइटियों का निरीक्षण करने निकले और समितियों में फोन के माध्यम से चर्चा की। इसमें शिकायतें सही पाई गई। ये मामला पैलीमेटा, साल्हेवाड़ा, बकर कट्टा, रामपुर, नचनिया, उदयपुर, विचारपुर आदि में आया है। उदयपुर सोसाइटी में कुटेली कला से आए किसान बाकीलाल जंघेल ने बताया कि समिति ने 8 दिन बाद डीएपी खाद मिलेगा ऐसा कहा है। किसानों ने बताया कि बावत के लिए डीएपी की जरूरत नहीं है। समिति का कहना है कि यूरिया आने के बाद एक साथ परमिट कटेगा। समिति प्रबंधक का कहना है कि अभी 1850 में डीएपी खाद दिया जा रहा है, हमें 1200 रुपए का कोई आदेश नहीं है। अभी मूल्य कम करना संभव नहीं है। पत्र आने के बाद किसानों को मूल्य कम कर दिया जाएगा। वहीं पैलामेटा की किसान देवलास साहू ने अपना परमिट दिखाकर बताया कि 1850 में डीएपी दिया गया। युवा नेता पूर्व जनपद उपाध्यक्ष खम्मन ताम्रकार ने कहा है कि विभिन्न समितियों में डीएपी 1850 में दी जा रही है, जो कि किसानों के साथ धोखा है। हमने एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर राजनांदगांव से मांग की है कि डीएपी खाद की कीमत 1200 निर्धारित है, उसी कीमत में खाद उपलब्ध कराएं और जिन समितियों ने 1850 में बेचा है उनके मूल्य अंतर 650 को तत्काल समायोजन किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। युवा नेता किसान मोर्चा के महामंत्री खम्मन ताम्रकार के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं और किसानों के द्वारा आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र के द्वारा 700 रुपए प्रति बोरी सब्सिडी के बाद कई समितियों में 1850 रुपए में प्रति बोरी डीएपी दी जा रही है। इन समितियों में पैलीमेटा, उदयपुर, विचारपुर, सल्हेवार, बकर कट्टा,
नचनिया, बसंडी आदि समिति शामिल है। इसी प्रकार गंडई, लिमो, धोदा, दुनिया समिति में डीएपी 1200 रुपये प्रति बोरी दिया जा रहा है, जो कि शासन के द्वारा निर्धारित दर है। किसान मोर्चा के जिला महामंत्री खम्मन ताम्रकार ने कलेक्टर से मांग की है कि समितियों के किसानों की राशि 1200 रुपये में प्रदान के लिए आदेशित किया जाए। जिन समितियों के द्वारा किसान से प्रति बोरी राशि 650 से अधिक लिया गया है, उसे समायोजित किया जाए और यदि किसानों को राशि 1200 रुपये में डीएपी खाद नहीं दिया गया तो भाजपा और किसानों के द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। समितियों के दौरे में किसान मोर्चा महामंत्री खमन ताम्रकार, पुरान जंघेल बोराई और महामंत्री दुजे वर्मा के साथ प्रकाश जंघेल और अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान युवा नेता अनुज साहू, ललित चोपड़ा उदयपुर, जैनेन्द्र जंघेल पद्मावतीपुर, देवलाल साहू भुवनेश्वर सेन शामिल थे। खमन जी बताइएगा, ये सोसाइटियों का आपने दौरा किया और किसानों की कुछ शिकायत थी खातों को लेके, जिसमें उनसे शायद रेट से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था, इसके ऊपर पहली मेटा और उदयपुर क्षेत्र के किसानों का लगातार शिकायत आ रही थी कि डीएपी जो खाद है वो हमारे सोसाइटियों में 1850 के कीमत पर जो परमिटकार हैं सोसाइटी के प्रबंधक लोग, उसके बाद मैं जानकारी लेकर के पहली मेटा और उदयपुर सोसाइटी अपने टीम के साथ पहुंचा और किसानों से बातचीत करने पर उनके परमिट को देखने पर ये समझ में आया कि वहाँ पे 1850 रुपये में डीएपी दिया जा रहा है और पूरे खरागढ़ विधानसभा में चाल बांधा, बाजार अतरिया से लेकर के उदयपुर होते हुए वनांचल के पूरे सोसाइटियों में पहली मेटा, सालेवाड़ा, बकरकट्टा, नचनिया, ये बहुत सारे सोसाइटियों में 1850 की कीमत प्रबंधक ले रहे हैं डीएपी की, जबकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 700 रुपये की सब्सिडी की घोषणा के बाद डीएपी के जो खाद का मूल्य है वो 1200 निर्धारित किया गया है। ये गंडई क्षेत्र के सोसाइटी में गंडई, लीमो, विचारपुर, ठंडी और दनिया, इन सब सोसाइटियों में आज भी 1200 की कीमत में डीएपी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन अन्य सोसाइटियों में जो मैंने पहले नाम लिया है, उन सोसाइटियों में 1850 या 650 का जो रेट डिफरेंस लेकर के किसानों के साथ अन्याय इन लोगों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 650 रुपये अत्यधिक प्रति बैग किसानों से लिया गया है, उनको तत्काल वापस कराया जाए और पूरे सोसाइटियों में एक बार फिर से आदेशित करके आप 1200 रुपये में खाद, डीएपी की खाद उपलब्ध कराएं। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसानों से हम साथ मिल करके उग्र प्रदर्शन करेंगे। ओके सर। नाम और खम्मन ताम्रकार, महामंत्री, जिला किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी। इधर सतना जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके मझगवा में कोरोना वैक्सीन की ऐसी अफवाह फैली है कि लोग वैक्सीन लगवाने सामने नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का दावा है कि वो कोरोना जैसी बीमारी का जड़ी बूटियों से ही खुद ही इलाज कर रहे हैं। मझगवा के आधा दर्जन गांव के लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वो इस बात से डरे हुए हैं कि टीका लगवाने के बाद मौत हो जाती है। ये भ्रम ग्रामीणों में इसलिए है क्योंकि आसपास के कई इलाकों में लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन ग्रामीण इन मौतों को कोविड-19 वैक्सीन से जोड़ रहे हैं। यही वजह है कि ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। आदिवासी और जनजातीय समूहों से भरे पड़े चित्रकूट विधानसभा के इन गांवों में आसपास का पूरा इलाका जंगली है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में बुखार और खांसी के मरीजों को जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटियों से ये ठीक कर लेते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर टीका लगवाने के बाद उन्हें बुखार होगा और मौत हो गई तो क्या शासन से पैसे मिलेंगे और वो इन पैसों का क्या करेंगे। यही वजह है कि इन गांवों में वैक्सीनेशन लगभग 0% है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन निचले स्तर के जमीनी कार्यकर्ताओं जैसे आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सहायक के माध्यम से यहां वैक्सीनेशन के प्रयास में जुटा है। एसडीएम मझगवा का दावा है कि जल्द ही ग्रामीणों को समझाइश देकर न उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे बल्कि उन्हें वैक्सीन भी दिलवाएंगे। ये कहते थे कि टीका लगवाए से आदमी मर जाते हैं, बहुत से बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाते हैं। तब कहा जब बुखारे आ जाके तो कहे का लगवावे, नीक हो जाए तो लगवावे, जैसे मरीन जाके तो फिर दे पैसों दे शासन तो का मतलब के है। हमारे यहाँ जंगली इलाका है तो हमें जंगली इलाका में ऐसी मतलब मर्ज नहीं मतलब ज़्यादा सूट कर सके। मतलब हल्की बुखार खांसी मतलब होगी तो हल्की खातिर
ऐसी जंगल में जड़ियाँ हैं, खाए पे से मतलब सब ठीक हो जाता है। आप गांव में कोई नहीं लगवाया। टीका लगवाने से जो है बहुत लोग मर गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। इसलिए कि अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। जंगल का जड़ी बूटी खा करके जो है हम स्वच्छ हैं, स्वतंत्र हैं। इस जंगल का हम जड़ी बूटी खा करके हम नहीं डरते हैं कोरोना से। 10-12 आदमी बीमार हुए हैं, ज़्यादा नहीं। क्या हुआ था? बुखार आया है एक दिन, थोड़ी खांसी और जुकाम बना है इतना, फिर इसके बाद इसी दवा हम किए हैं तो ठीक हो गए हैं। चित्रकूट विधानसभा का ये जंगल का रामनगर खोखला गांव है, जहां पे लगभग 80 परिवारों की बस्ती है। इनमें से मवासी समुदाय है। कोविड-19 को लेकर के वैक्सीन लगाने के लिए सरकार मुहिम चलाई है कि हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। खोखला गांव में वैक्सीन नहीं लगवाया है, और खोखला गांव जैसे बरहा मवान है, पुतरिया है, किरहाई पुखरी है, गहिरा गढ़ी घाट है, ऐसे सैकड़ों गांव हैं आदिवासियों को जो वैक्सीन से वंचित हैं। शासन के यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। जिला प्रशासन अपनी टीका लगवाने की बात व्यापक स्तर से कर रहा है, किंतु यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिला प्रशासन का सरकारी व्यक्ति ऐसे आदिवासी जंगल के गांव में नहीं आते हैं, जिससे लोग टीके से वंचित हैं। एक तो लोगों में जागरूकता नहीं है, और सरकारी स्वास्थ्य विभाग, सरकारी प्रशासन के लोग यहाँ आके जागरूकता अभियान भी नहीं चला रहे हैं, न लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसलिए जो है तो इनमें जागरूकता वैक्सीन को लेकर नहीं है, और भय बना हुआ है, और उनके अंदर से डर नहीं निकल पा रहा है कि कहीं वैक्सीन लगवाने के बाद हम बीमार पड़ गए और मर गए तो फिर हमारे बच्चों का कौन पालन पोषण करेगा। हर गांव में हम लोगों ने एक कमेटी बना के रखी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है। हम लोग कुछ अनाउंसमेंट के माध्यम से भी मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो पूरा जो सरकारी सिस्टम है इस काम में लगा है। ये ज़रूर है कि सही है कि भ्रांतियाँ हैं, और आदिवासी इलाके में थोड़ा भ्रांति को दूर करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम लोग उसमें पूरा लगे हुए हैं कि लोगों का जो है पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो। ओडिशा के नवरंगपुर जिला नंदाहांडी में प्रखंड में कई सालों से उपेक्षित सरगुडा गांव के नाला को प्रखंड अधिकारी अपने हाथों से सफाई कार्य कर रहे हैं। 1.5 सालों से यहां पर सफाई नहीं होने की वजह से नाला कचरे से भरा हुआ था, और फिर लोगों ने सड़क में जाते समय हर तरह का कचरा फेंक देते थे, जिसके कारण काफी ज्यादा गंदगी यहाँ पर हो रही थी। इसके चलते नहरों का जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा था। इसके अलावा सड़कों पर ढेर सारे कचरे के रूप में गांव का पर्यावरण नष्ट हो रहा था। इसे देखते हुए ग्रामीणों ने इस संदर्भ में प्रखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। नतीजा ये रहा कि अधिकारी प्रफुल्ल कुमार कंवर ने ग्रामीणों को बुलाकर अपने फावड़े से गांव की नाली साफ की। इसके अवसर पर नंदहाड़ी पंचायत अधिकारी फेडरिक नाग, इंजीनियर अभिमन्यु बेहरा, सरपंच बाबूलाल निंगी, वार्ड सदस्य जदू माली, वार्ड सदस्य उपेंद्र माली के साथ अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। अब देखना होगा कि वीडियो और गांव की नहरें साफ होने के बाद लोग कितना जागरूक होते हैं। सर आपण जने वीडियो नंदाहांडी गोष्ठी उन्नयन अधिकारी हिसाब रे जो कार्यक्रम करछन सर सर आपण निजे कुड़की धरबाटा आज दृश्यमान हेची तो आर माने कारण कोन सर? नहीं आम काली आसीलु आम गाँ लोक बहुत बुझाबुझी कलु से नाराज हेले से नाराज हेले मु भाविली मु निजे काम करी मु निजे काम करी देखेबी जे आम भी भाया काम आम करि पारिबु तेणु आज से माने मो संगे राजी हेले मो संगे बसी काम कर। अच्छा ताहले आपण से मानक मनाइबा पे केवल कुड़की धरछ सर आपण धन्यवाद देवा कथा जेहेतु नवरंगपुर जिल्ला रे आ कोनोसी क्षेत्र रे आमे ये सब देखि पारिनु सर, किंतु आज बहुत खुशी लगिला जे आपनकर ये जो कर्मठ मनोवृत्ति सर निश्चित रूप रे आपण सुनाम अर्जन करिवे सर। आमे आपनको धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद देउ सर। धन्यवाद। रायगढ़ स्पंज मैन्युफैक्चर आयरन एसोसिएशन की तरफ से आओ मिलकर कुछ काम करें, प्रकृति का मत करो शोषण,
धरती और अंबर करे पुकार, अच्छे जीवन का एक आधार। बोलेगी चिड़िया डाली डाली, नाचे मोर कोयल गाएं, चलो करे हम वृक्ष रोपण। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में